केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज है दूसरा दिन। इस दौरान अमित शाह तिरुचिरापल्ली में आयोजित बीजेपी के पोंगल उत्सव में शामिल हुए। बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिला कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अनुमान है। अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे के दौरान राज्य के बीजेपी नेतृत्व और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन को मजबूत करने और चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। दौरे के पहले दिन अमित शाह ने पुदुकोट्टई में बीजेपी की एक बड़ी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने तमिल भाषा में न बोल पाने के लिए लोगों से माफी मांगी और तमिलनाडु की पवित्र भूमि को प्रणाम किया। जनसभा में अमित शाह ने दावा किया कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी और उन्होंने डीएमके पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में सबसे भ्रष्ट सरकार तमिलनाडु की है। अब परिवारवादी राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। तमिलनाडु दौरे के दौरान अमित शाह ने एनडीए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की जीत तय है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी, एआईए, डीएमके और सहयोगी दल मिलकर कांग्रेस और डीएमके को कड़ी चुनौती देंगे। भाषा विवाद पर बोलते हुए शाह ने डीएमके पर आरोप लगाया कि वो भाषा एनडीए को तमिल भाषा विरोधी बताने का झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जिन्होंने तमिल भाषा में आईएएस और आईपीएस की परीक्षा देने की अनुमति की प्रक्रिया शुरू की। वहीं डीएमके सरकार पर हमला तेज करते हुए अमित शाह ने राज्य को कचरागाह बनाने और दूसरे राज्यों के बायोमेडिकल कचरे को तमिलनाडु की नदियों में फेंकने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने हिंदू धर्मगुरु के अपमान और सनातन पर टिप्पणी के मामले का भी जिक्र किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शाह ने कहा कि डीएमके सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। उन्होंने कैश फॉर जॉब, मनी लॉन्ड्रिंग, रेत खनन और कोयला घोटाला, इसी के साथ 6000 करोड़ रुपए के CRIDP घोटाले का हवाला देते हुए दावा किया कि राज्य की हर योजना पर 20% भ्रष्टाचार का बोझ है। भारतीय तट रक्षक बल की ताकत में आज बड़ा इजाफा हुआ है। गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक जहाज समुद्र प्रताप को औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज 60% से अधिक स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया, जिसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। इस जहाज के शामिल होने से भारतीय समुद्री सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई मजबूती मिली है और आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड ने इंडिजिनस एसेट्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज हमारे कोस्ट गार्ड शिप्स और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग और रिपेयरिंग भारत में ही की जा रही है। यह अपने आप में मैं मानता हूं कि मेजर अचीवमेंट है। और साथियों, जिस तरह की आज चुनौतियां हमारे सामने हैं, ऐसे में इंडियन कोस्ट गार्ड को केवल प्लेटफॉर्म सेंट्रिक फोर्स बने रहना मैं मानता हूं यह पर्याप्त नहीं है। अब आवश्यकता है कि हम इंटेलिजेंस ड्रिवन और इंटीग्रेशन सेंट्रिक अप्रोच की ओर भी तेजी से आगे बढ़ें। और यह बदलाव केवल शिप्स या इक्विपमेंट से नहीं आएगा, बल्कि इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने से ही आएगा। समुद्र प्रताप के शामिल होने से समुद्री प्रदूषण की घटनाओं से निपटने, समुद्री पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने में भारतीय तटरक्षक बलों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। और ये भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन से बना हुआ हाइब्रिड समुद्री प्रदूषण नियंत्रण जहाज है, जिसे तटरक्षक बल की ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन हाउस डिजाइन किया गया है। इसके कमीशन होने से प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को भी बड़ा बल मिला है। समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। इसकी लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर और वजन करीब 4200 टन है। यह जहाज 22 समुद्री मील से अधिक की रफ्तार से चल सकता है, जो लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। और यह बिना रुके करीब 6000 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 11000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है, जिससे लंबे समय तक समुद्र में ऑपरेशन संभव हो सकेगा। एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र ही सुरक्षित व्यापार, सुरक्षित जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की गारंटी दे सकता है। ऐसे में समुद्र प्रताप जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें यह कॉन्फिडेंस देते हैं कि भारत एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र इंश्योर करने की अपनी मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को न सिर्फ समझता है, बल्कि उन्हें निभाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। साथियों, समुद्र प्रताप की कमीशनिंग का यह अवसर भारत के उस
ग्रैंड मैरीटाइम विजन से जुड़ा हुआ है, जो यह मानता है कि मैरीन रिसोर्सेज किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, बल्कि मानवता की यह साझा विरासत है। और जब विरासत साझा होती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी साझा ही होती है। यही कारण है कि भारत आज पीस, स्टेबिलिटी और एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी के सिद्धांतों के साथ विश्व पटल पर मजबूती के साथ खड़ा है। और इस जहाज में तेल रिसाव का पता लगाने और उसे साफ करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसमें ऑयल फिंगरप्रिंटिंग मशीन, दूर से खतरनाक केमिकल पकड़ने वाला रासायनिक डिटेक्टर और तेल और गंदे पानी को अलग अलग करने की विशेष प्रणाली मौजूद है। इसके साथ ही हाई कैपेसिटी एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे जहाज या ऑफ शोर प्लेटफॉर्म पर आग लगने की स्थिति में दूर से ही काबू पाया जा सके। कुल मिलाकर समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री रक्षा और पर्यावरण संरक्षण क्षमता को एक नई ऊंचाई देने वाला जहाज साबित होगा। इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी के बीच इस मुलाकात के दौरान करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान संगठन और सरकार के कामकाज पर भी चर्चा हुई। साथ ही विकास परियोजनाओं को लेकर भी सीएम योगी ने फीडबैक दिया। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर हलचल जारी है। गौरतलब है कि यूपी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं और अधिकतम 7 मंत्री हो सकते हैं। इस लिहाज से 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा सकता है। वेस्ट यूपी से 3 चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का नाम शामिल है। संभावित नए मंत्रियों में भूपेन्द्र चौधरी का नाम सबसे आगे है और जिनका कद बढ़ाया जा सकता है। पश्चिमी यूपी के बड़े गुर्जर नेता हैं अशोक कटारिया और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा है। अशोक कटारिया पहले ही योगी सरकार में कार्यकाल में परिवहन मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अस्वस्थता के चलते दूसरे कार्यकाल में वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा सके थे। अब उनकी सक्रियता को देखते हुए उनकी वापसी की संभावना मजबूत मानी जा रही है। सामाजिक संतुलन को साधने के लिए कुछ मौजूदा राज्य मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है। सिख समाज से आने वाले इकलौते मंत्री बलदेव औलख को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। वहीं समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी में आए 7 विधायकों में से 3 को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसमें पूजा पाल और बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में मनोज पांडे का नाम प्रमुख है। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें बड़े पोर्टफोलियो दिए जाने की संभावना जताई जा रही है, जो निषाद समुदाय से आती हैं और बीजेपी की मजबूत भगवा ब्रांड नेता मानी जाती हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का भी नाम संभावित सूची में है। साथ ही सहयोगी दलों की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल के कोटे से एक-एक राज्य मंत्री पद बढ़ाए जाने की भी चर्चा है। हालांकि इस विस्तार में कुछ नेताओं को झटका लग सकता है, जिनके विभाग छीने जा सकते हैं या फिर जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पंकज चौधरी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही यूपी बीजेपी में संगठन में बदलाव की भी चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी जल्द ही अपनी नई टीम बना सकते हैं। इसके लिए कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव और इसी साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले संगठन दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। और अगली खबर है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई। हिमाचल राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, जिनकी आज जयंती का मौका है, इस मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो अपने नाम को प्रदेश के कल्याण के साथ जोड़कर सार्थक करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसान परिवार में बाबूजी का जन्म हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा और आजीवन उसे जीवन का मंत्र बनाकर जनसेवा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह की सेवाएं सदैव स्मरणीय रहेंगी और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1991 में प्रदेश की कमान संभाली और अराजकता, गुंडागर्दी उस वक्त थी। सरकारी योजनाओं का फायदा गरीब किसान युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी। उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था।
बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। सीएम योगी ने कहा कि जब हिंदू समाज 500 साल की गुलामी से आजाद होने के लिए तरस रहा था, उस समय कल्याण सिंह की प्रदेश की बागडोर संभाली थी। जब वे काम कर रहे थे तो उन्हें अस्थिर करने की साजिशें रची गईं। जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा तो राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने आराध्य भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक को कुर्बान करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। उनका कार्यकाल हमेशा सुशासन, विकास, राष्ट्रवादी मिशन को बढ़ाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा और जाना जाएगा। और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी सरकार गई, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के भगवान राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरा भारत कल्याण सिंह को एक ऐसे राजनेता के रूप में याद करता है जिसने विचारधारा के लिए पद का मोह छोड़ दिया। बाबूजी ने प्रभु श्री राम और आम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सत्ता को बलिदान करने में एक पल का संकोच नहीं किया। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और राष्ट्रवाद के मिशन को आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि जब आतंकी गतिविधियां सर उठा रही थी और शासन की योजनाएं गांवों, गरीबों, किसानों, नौजवानों और महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही थी, ऐसे समय में बाबूजी ने सुशासन की नींव रखी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की आशंका जाहिर की, इसे तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सही नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची में गड़बड़ियां की जा रही है और इसका असर आम लोगों के मतदान अधिकार पर पड़ सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि जिन खामियों की ओर इशारा किया है उन्हें पहले ठीक किया जाए, उसके बाद ही किसी तरह एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा तरीके से किया जा रहा एसआईआर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के एसआईआर की आलोचना को सिरे से खारिज कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया का बचाव किया और मुख्यमंत्री के आरोपों को गलत बताया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह कर रही हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग को सूचित करते हुए लिखा है कि ममता बनर्जी के सभी आरोप झूठे और हताशा भरे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के एसआईआर रोकने की अपील का खंडन किया। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की कथित चिंताएं पूरी तरीके से मनगढ़ंत है और ये प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर अब तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में सियासी टकराव और ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में इंसानों को होने वाले रेबीज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने ह्यूमन रेबीज को अब नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया। इसके तहत रेबीज का कोई भी संदिग्ध या पुष्टि किया गया केस सामने आने पर उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे बीमारी पर समय रहते निगरानी रखी जा सकेगी और इलाज में देरी को रोका जा सकेगा। इस फैसले के बाद दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में साथ साथ निजी डॉक्टर को भी रेबीज से जुड़े मामलों की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। दिल्ली सरकार डॉग बाइट के करीब 35,000 मामले सामने आए हैं, इस बात की जानकारी दी। ऐसे में रेबीज को लेकर सख्त निगरानी बेहद जरूरी हो गई है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रेबीज से होने वाली एक भी मौत स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी जरूर है, लेकिन समय पर इलाज से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। नोटिफाइबल डिजीज घोषित होने से मरीजों का समय पर इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य विभाग को सही आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली सरकार कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज से मौतों को रोकने के लिए स्टेट एक्शन प्लान फॉर रेबीज एलिमिनेशन तैयार करने की दिशा में काम कर रही है और दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर निगरानी, समय पर इलाज और रोकथाम के जरिए राजधानी दिल्ली को रेबीज मुक्त बनाया जा सके।